मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर को हिंदी में वेग चयनकर्ता या वेग वर्णनकर्ता भी कहते हैं। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है? मान लीजिए यह चार्ज पार्टिकल का बीम है। ये क्या है? इसमें बहुत सारा छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल है जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इज द बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आवेशित कण। अब बीम का मतलब होता है पुंज, आवेशित कणों का पुंज है ये। दिस इज द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मान लेते हैं इस बीम में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। मान लेते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल की इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, यहाँ एज फॉर एग्जाम्पल 6 चार्ज पार्टिकल मैंने लिया है। ऐसे 6 लाख भी हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है चार्ज पार्टिकल का, ये मान लो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, और इतने कम में वेलोसिटी से नहीं जाता है, बहुत हाई वेलोसिटी होता है। मान के चलिए यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल का ग्रुप है, इस ग्रुप की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर एक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं, इसका वेलोसिटी कुछ डिफरेंट मान लेते हैं, मान लो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। एक तीसरा ग्रुप बना लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बीम है, चार्ज पार्टिकल का जो ये बीम है, इस बीम में अलग अलग ग्रुप की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है आगे की ओर। इस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? आवेशित कणों का पुंज। अब मान लीजिए इस बीम में से हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमको 5 मीटर पर सेकेंड के ग्रुप को सेलेक्ट करना है, बाकी को छोड़ देना है, यानी एक तरह से चुनना है, ठीक है। तो इस पूरे बीम में से ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल को हमको क्या करना है? अलग करना है बाकी सबसे। तो इसको कैसे अलग करेंगे? जैसे कि मान लीजिए धान को भूसे से अलग करना होता है तो आप पंखे का यूज करते हैं। पंखे के इस्तेमाल से क्या होता है कि भूसा हल्का होने के कारण दूर गिरता है और धान भारी होने के कारण पास में गिरता है। वैसे ही यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के बीम में से मान लीजिए ये पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक खास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के ग्रुप को अगर अलग करना है बाकी से, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वेलोसिटी सेलेक्टर का। सेलेक्टर का मतलब चुनने वाला, सेलेक्ट करने वाला। अब वेलोसिटी का मतलब हो गया कि एक खास वेलोसिटी को सेलेक्ट करने वाला। अब यहां पर देखिए क्रॉस्ड फील्ड, दो तरह का फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो तो ऐसे फील्ड को हम क्रॉस्ड फील्ड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे? क्रॉस्ड फील्ड। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसको मैंने भी वेलोसिटी से इस क्रॉस्ड फील्ड में फेंका है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और चार्ज पार्टिकल को मैंने दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी से थ्रो किया। जैसे ये चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड फील्ड से होकर ट्रैवल करता है तो उस पर दो फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe। Fe का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। अगर निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाता। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी क्रॉस बी के अलोंग होता है। यहां पर भी है एक्स एक्सिस के अलोंग
और बी है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो भी क्रॉस बी जब करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये डाउनवर्ड जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लगेगा। इसको हम कहते हैं एफ बी। एफ बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स, एफ ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो चार्ज क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। इसके कारण क्या होगा, यह चार्ज क्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एफ ई का वैल्यू एफ बी का वैल्यू बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगर ये एफ ई और एफ बी बराबर नहीं हुआ तो मान लो कि एफ ई बड़ा हो गया एफ बी से, तो अगर इधर का फोर्स बड़ा होगा तो चार्ज पार्टिकल इधर घूम जाएगा, इधर ऐसे चला जाएगा। अगर एफ बी बड़ा हो गया, नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया ऊपर वाले से, तो चार्ज पार्टिकल इधर चला जाएगा, यानी डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से। लेकिन अगर दोनों फोर्स बराबर हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो इसलिए चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट चला जाएगा। यहां पर मान लो मैंने एक मशीन लगा के रखा है, या एक बर्तन है, कंटेनर है, जिसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल जाके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अब आप देखिए, अगर एफ ई और एफ बी बराबर होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, तभी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। तो एफ ई बराबर एफ बी कब होगा, जब क्यू ई बराबर क्यू वी बी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ 90 है, वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल, वेलोसिटी और फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्यू वी बी साइन 90, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई बराबर वी बी, भी बराबर ई बाई बी। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर होगी, ध्यान से सुनिए, यही कंडीशन है, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होगा तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो लगेगा और वह चार्ज पार्टिकल सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। और जिस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर नहीं होगा, ई बाई बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो वह चार्ज पार्टिकल ऊपर या नीचे चला जाएगा, यानी ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब आप देखिए, मान के चलिए कि हमको ये जो बीम है चार्ज पार्टिकल का, यहां पर आप देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल का बीम है, इस बीम में से मान लीजिए हमको इस ग्रुप को सेलेक्ट करना है। कौन से ग्रुप को, जिस ग्रुप का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसका रेशियो 10 के बराबर आ जाए। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने ले लिया 50 न्यूटन पर कूलम्ब और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ले लिया 5 टेस्ला, तो ई बाई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने क्या सेट किया, 50 न्यूटन पर कूलम्ब, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या सेट कर दिया, 5 टेस्ला, तो ई बाई बी का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जिस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी ई बाई बी के बराबर होगा, वो सीधा स्ट्रेट जाएगा, और बाकी जिसका वेलोसिटी 10 नहीं होगा, 10 से ज़्यादा होगा या कम होगा, वो ऊपर या नीचे चला जाएगा। अब मान लीजिए ये जो बीम आप देख रहे हैं, इस बीम को अगर यहाँ पर पास करवाया जाए इस क्रॉस्ड फील्ड से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, इस क्रॉस्ड फील्ड से जब ये बीम पास करेगा तो इस बीम में जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी यानी 10 के बराबर होगी वो सीधा जाके सेलेक्ट होगा, और जिसकी वेलोसिटी 10 के बराबर नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी ऊपर या नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलने वाले चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट किया जाता है, और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर नहीं है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये जो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है ये वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह काम करता है। इसका मतलब वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं और चार्ज पार्टिकल को दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर ई बाई बी के बराबर होता है तो वो चार्ज पार्टिकल सीधा जाके क्या होता है, कंटेनर में जमा होता है, यानी ये सेलेक्ट हो जाता है। तो एक बीम, चार्ज पार्टिकल के बीम में से एक खास वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को चुनने की जो प्रक्रिया है या चुनने वाला जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्लियर है। अब आप इसको लिखेंगे,
यहां से टॉपिक स्टार्ट है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा अगर दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, कंबाइंड यानी मिला हुआ फील्ड हो, दोनों फील्ड हो। यहां पर आप क्रॉस्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन कैसा है, परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए ये वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स एक्सिस के अलोंग चार्ज को थ्रो किया गया है। चार्ज पार्टिकल पर दो दो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी क्रॉस बी के अलोंग लगेगा, जो कि क्लॉकवाइज आ रहा है तो डाउनवर्ड लगेगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन एज सोन इन द फिगर। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सपोज वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ई एंड बी सच दैट, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा और वो स्ट्रेट चला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस आर इक्वल, इन दिस केस नेट फोर्स इक्वल टू 0। इस केस में नेट फोर्स क्या होगा, 0। सो द पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। इसलिए पार्टिकल क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा सेम वेलोसिटी से। नाउ एफ ई बराबर एफ बी, क्यू ई बराबर क्यू भी बी, भी बराबर ई बाई बी। इसका मतलब जिस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर होगा वो सेलेक्ट होगा और जिसका ई बाई बी के बराबर नहीं होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर या नीचे चला जाएगा। दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ ए बीम ऑफ चार्जेस। इस कंडीशन का उपयोग, ये जो कंडीशन आ गया भी इक्वल टू ई बाई बी, इस कंडीशन के यूज से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के बीम में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम सेलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। सो द क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सर्व एज वेलोसिटी सेलेक्टर। इसीलिए ये जो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, तो आपको इतना सा जवाब लिखना होगा। अगर 2 नंबर में आया तो बहुत शॉर्ट जवाब देना है, सिंपली डायग्राम बना के ये क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए। संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति, यहां से लिखिए। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं।
देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसका क्या यूज़ किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, यानी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, एक डिवाइस है, एक उपकरण है, जिसका यूज़ क्या किया जाता है, चार्ज्ड पार्टिकल यानी आवेशित कणों के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी उसको एक्सेलरेट करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये हम बाद में बताएंगे कि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ाकर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या हो गया? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस और इट इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। अब इसमें छोटा छोटा बहुत सारा कंसेप्ट यूज हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसको मैंने v वेलोसिटी से इस फील्ड में थ्रो किया। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स के कारण यह एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकिएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है और चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया गया है, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, ये रिटार्ड होगा। और जबकि अलोंग द फील्ड फेंकने पर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये जितना भी डॉट है ये बराबर बराबर डिस्टेंस पर दिखाया गया है। इसका मतलब ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, जो कि पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड है, ये ऊपर की ओर है। ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है ये सब किधर है, ऊपर की ओर है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को, हम जो भी चार्ज पार्टिकल मान रहे हैं पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी से फेंका जाए तो चूंकि हमने चार्ज पार्टिकल को किधर फेंका है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जबकि फील्ड किधर है, ऊपर की ओर है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंका है, तो यह क्या होगा, एक सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फेंकिएगा तो वह उसी स्पीड v से क्या होता है, सर्कुलर मोशन में चला आता है। ये v स्पीड से ही क्या होगा, सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा, यानी सर्किल में घूमने लगेगा। और इसका स्पीड जितना बढ़ेगा इस सर्किल का रेडियस उतना बढ़ेगा, यानी इसका साइज उतना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को नहीं बढ़ाता, इसलिए इस सर्किल का रेडियस फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए दो तरह का वोल्टेज होता है, एक होता है डीसी वोल्टेज, एक होता है एसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज का जो सोर्स है वो बैटरी होता है, जिसका टर्मिनल फिक्स होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट ही रहेगा, ये 6 या 4 नहीं हो सकता। यानी डीसी वोल्टेज का वैल्यू भी फिक्स होता है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है। यहाँ पर डीसी वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम के साथ अगर इस वोल्टेज का ग्राफ हम ड्रॉ करें, वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, टाइम। तो वोल्टेज टाइम ग्राफ है तो 0 सेकेंड पर कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट, 1 सेकेंड के बाद 5 वोल्ट, 2 सेकेंड के बाद 5 वोल्ट, 3 सेकेंड पर 5 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं जिसका वैल्यू भी कांस्टेंट हो, जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। एसी वोल्टेज किसको कहेंगे, एसी वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं जिसका वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होते जाता है। इस तरह का एसी वोल्टेज होता है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये एसी वोल्टेज का ग्राफ है। तो इसमें देखने वाला बात यह है कि यहां से यहां तक ये हाफ साइकिल है और फिर यहां से यहां तक ये हाफ साइकिल है। तो एक फुल साइकिल यहां से यहां तक हो गया और एक फुल साइकिल लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं। तो यहां पर हम मार्क करते हैं कैपिटल टी।
यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो कैपिटल टी हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक एक फुल साइकिल लगाने में जो टाइम लगेगा वो भी टी होगा, तो टी प्लस टी यहाँ 2t हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इधर वोल्टेज है, इधर टाइम है, तो वोल्टेज टाइम ग्राफ है, ये एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज क्या होता है, आधे टाइम पीरियड तक पॉजिटिव रहता है और आधे टाइम पीरियड फिर निगेटिव, फिर हाफ टाइम पीरियड पॉजिटिव, हाफ टाइम पीरियड निगेटिव। यानी एसी वोल्टेज में क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये हर आधे टाइम पीरियड पर अपना पोलैरिटी चेंज कर लेता है। पोलैरिटी यानी ध्रुवता, इसका जो पोलैरिटी होता है ये प्लस माइनस, ये हर आधे टाइम पीरियड पे चेंज होते रहता है, बहुत तेजी से ये चेंज होता है, प्लस माइनस। थोड़ी देर के बाद ये माइनस होगा, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस। लेकिन डीसी वोल्टेज में ऐसा नहीं होता है। डीसी वोल्टेज में ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, जब तक कि आप इसके टर्मिनल को चेंज नहीं करेंगे ये प्लस ही रहेगा। लेकिन एसी वोल्टेज में ये ऑटोमेटिकली यानी खुद से ही ये प्लस माइनस चेंज होते रहता है। तो एसी वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होने में कितना टाइम लगाता है, हाफ टाइम पीरियड। आप देख सकते हैं ये 0 टाइम है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया t/2, यानी आधे टाइम पीरियड तक पॉजिटिव रहेगा, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद निगेटिव होगा। तो हर आधे टाइम पीरियड में एसी वोल्टेज अपना पोलैरिटी चेंज करता है। साथ ही साथ इसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इसका मतलब एसी वोल्टेज पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर इसका डायरेक्शन यानी पोलैरिटी चेंज होता है। अब इधर प्लस होगा, इधर माइनस, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा। तो मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज होते रहता है और इसका पोलैरिटी भी चेंज होते रहता है। ये है आपका एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज सोर्स जो होता है ये, इसको ऑसिलेटर कहते हैं। ये एसी वोल्टेज सोर्स है, जैसे ये डीसी वोल्टेज का सोर्स है, बैटरी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। ये एसी वोल्टेज सोर्स है। तो एसी वोल्टेज सोर्स को हम ऑसिलेटर कह सकते हैं और डीसी वोल्टेज सोर्स को हम बैटरी कहते हैं। अब यहां पर इस डायग्राम में देखिए, यहां पर ये 2 मेटल का प्लेट है, लेकिन इस प्लेट के बीच में ना ये गैप है, माने इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल आर पार निकल सकता है। तो ये 2 मेटेलिक प्लेट है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये डॉट से हमने दिखाया, हर जगह है, अंदर भी है, दोनों प्लेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर भी है, इधर भी है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ है वो ज़रा देखिए। ये जो दोनों प्लेट है इसको मैंने किससे कनेक्ट किया है, ऑसिलेटर से। तो ऑसिलेटर से कनेक्ट किया है, इसका मतलब एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। तो मान लीजिए आधे टाइम पीरियड तक इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो जब ये प्लस रहेगा आधे टाइम पीरियड तक क्या रहेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और फिर आधे टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये प्लेट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये वाला प्लेट क्या होगा, निगेटिव। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव इस बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों प्लेटों के बीच है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, प्लेट के बीच में भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब मान के चलिए किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को v वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं। तो जैसे ही थ्रो करिएगा तो आप ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी अभी मैंने बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है और अगर आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकिएगा तो वो सर्किल में घूमने लगता है। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका है v वेलोसिटी से, तो ये क्या होगा, ये सर्कल में घूमेगा।
लेकिन यहाँ पर इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका स्पीड बढ़ेगा, तो सर्किल में भी घूमेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सर्कल में घूमते हुए अंदर जाएगा, चूंकि इस प्लेट के बीच में गैप है तो इसलिए ये अंदर जाएगा ऐसे सर्किल में घूमते हुए, फिर यहाँ आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये आधा चक्कर लगाएगा, तो आधा चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लगेगा उसको साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये साइक्लोट्रॉन Tc/2, Tc का मतलब हो गया साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड और Ta का मतलब हो गया अप्लाइड वोल्टेज का टाइम पीरियड। यहां पर जो आपने AC वोल्टेज अप्लाई किया है, तो कोई भी AC वोल्टेज का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है, तो मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज का टाइम पीरियड TA है, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल घूमता है गोल गोल, तो इस चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको कौन सा टाइम पीरियड कहते हैं? साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड, जिसका फॉर्मूला था 2πm/qb। फिर से समझिए, कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकिएगा तो वो सर्किल पे घूमने लगता है, तो इसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा इसको साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड कहते हैं। और AC वोल्टेज को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको अप्लाइड वोल्टेज टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमने लगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको थ्रो किया गया है। साथ ही साथ यह देखिए कि जब चार्ज पार्टिकल दोनों प्लेट के बीच में है तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, यानी सर्किल का साइज बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर आ गया तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इधर स्पीड कांस्टेंट रहेगा। फिर यहां पर आया तो मान लीजिए कि इसका पोलरिटी चेंज हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। तो जैसे ही पोलरिटी चेंज होगा तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लेट निगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया और चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर इसका स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ने से क्या होगा? इसका रेडियस बढ़ जाएगा, यानी सर्किल का साइज बढ़ जाएगा। फिर जब यहां आएगा तो फिर पोलरिटी चेंज होगा, यानी जितने देर में ये आधा चक्कर लगाता है उतने देर में इसका भी पोलरिटी चेंज हो जाता है। अब आप बताइए AC वोल्टेज का पोलरिटी कितने टाइम में चेंज होता है? T/2। और यह आधा चक्कर लगाने में चार्ज कितना टाइम लेता है? Tc/2। इसका मतलब दोनों टाइम अगर बराबर होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि जैसे ही चार्ज आधा चक्कर लगा के आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो इसके स्पीड को बढ़ाएगा, सर्किल का साइज बढ़ेगा। फिर यह आधा चक्कर लगा के इस बीच में जैसे ही आएगा फिर इसका पोलरिटी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। यानी ये जब जब दोनों प्लेट के बीच में आता है तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के वेलोसिटी के अलोंग होने के कारण क्या होता है? उसका स्पीड बढ़ते जाता है। फिर ये स्पीड इस तरह से लगातार बढ़ते 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 बहुत हाई स्पीड से ये बाहर निकलता है, यानी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने बताया था साइक्लोट्रॉन क्या है? एक मशीन है, एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाता है, यानी उसको एक्सेलरेट करता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? Ta/2 बराबर Tc/2, ये कंडीशन होना चाहिए। Ta/2 बराबर Tc/2, अगर ये कंडीशन होगा तो इसका मतलब Tc बराबर Ta होना चाहिए। 2 को कैंसिल कर दो, Tc बराबर Ta हुआ तो 1/Tc बराबर 1/Ta होगा। और 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि Fc बराबर Fa होगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC वोल्टेज। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन यानी अनुनाद की शर्त कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन के अंदर जब भी हम चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसका स्पीड तब बढ़ते जाएगा जब Fc बराबर Fa हो। अगर ये कंडीशन आ गया तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी बढ़ाकर क्या फायदा है? जरा सोचिए, न्यूक्लियस जो होता है ये तो आसानी से टूटता नहीं है। कोई भी जो नाभिक होता है न्यूक्लियस काफी ठोस होता है, स्ट्रांग। लेकिन अगर इस पर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है, आपको बताया अल्फा पार्टिकल का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से इस पे अगर बम्बार्डिंग कराते हैं, अटैक कराते हैं, तो यह इसके अंदर घुस के इस न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। इससे क्या होगा कि
बहुत सारा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो किसी न्यूक्लियस पर जब हम हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल या हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल से हम बम्बार्डिंग कराते हैं तो वह न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन देना स्टार्ट करता है। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन तभी होगा जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा। न्यूक्लियस ब्रेक तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल का स्पीड बहुत अधिक होगा, और चार्ज पार्टिकल का स्पीड बहुत अधिक करने के लिए पहले उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ डालेंगे, साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन से वो घूमते 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 क्या होगा, बहुत हाई स्पीड से बाहर आएगा। उतने हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल से फिर न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप न्यूक्लियर रिएक्शन को आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का यूज हो जाएगा। दूसरा यूज हो जाएगा, देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो अपने आप टूटते रहता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक होता है आर्टिफिशियल। कुछ सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव होता नहीं है, लेकिन उसको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये तो ऑटोमेटिक टूटेगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव नहीं है तो उसको अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल से बम्बार्डिंग करा दें तो वो क्या होगा, अपने आप टूटने लगेगा, और इससे क्या होगा, नया नया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। तीसरा यूज है, किसी न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे। अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को चेंज करना है, तो उसको प्रोटॉन से अटैक करना होगा। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के स्पीड को बहुत ज़्यादा होना होगा, तभी ये न्यूक्लियस के अंदर घुस पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो प्रोटॉन के स्पीड को बढ़ाने के लिए भी साइक्लोट्रॉन चाहिए। यानी कि किसी ठोस पदार्थ में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है मतलब एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में हमको किसी आयंस को घुसाना है, यानी इम्प्लांट करना है, उसके अंदर डालना है, तो उसके लिए साइक्लोट्रॉन चाहिए। तो ये सब यूज है साइक्लोट्रॉन का। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है। इसमें देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हैं डी के तरह एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल डी के तरह है देखने में, ABCD लिखते हैं ना, ये वाला जो है इधर का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी डी के तरह है। तो ये जो डी टाइप का स्ट्रक्चर है ये मेटल का बर्तन होता है, ठीक है, और इसके अंदर गैप होता है इस डी के अंदर। जैसे सिलाई मशीन का जो कवर देखे होंगे वो भी डी टाइप का होता है, उसके अंदर गैप होता है। तो ये डी टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2, इसको हम डीज कहते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल्स का प्लूरल गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, वैसे ही यहाँ पर दो दो डी है, तो डी का प्लूरल क्या हो जाएगा, डीज। इसको हम फर्स्ट D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, और क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर, यानी पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यहाँ पर एक प्लेट लगाया गया है जिसको डिफ्लेक्शन प्लेट कहा गया। यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है जिसको एग्जिट पॉट कहते हैं। और यहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये जो दोनों डी है, D1 और D2, इसको हमने ऑसिलेटर से कनेक्ट किया है। ऑसिलेटर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज सोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ पेपर। चार्ज पार्टिकल को जैसे ही आप थ्रो करिएगा यहाँ पर तो ये सर्कल में घूमता है, लेकिन सर्किल का साइज इसलिए बढ़ते जाता है क्योंकि इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज के वेलोसिटी को बढ़ाता है, और वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगा इसका साइज बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों प्लेट के बीच में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो इधर है तो इसका स्पीड बढ़ेगा। फिर इधर तो कोई फील्ड नहीं है, इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। फिर इस बीच में फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा क्योंकि ऑसिलेटर है, यानी इसका प्लस माइनस खुद से चेंज होता है। तो जितने देर में चार्ज हाफ चक्कर लगाता है उतने देर में अप्लाइड वोल्टेज का पोलरिटी भी चेंज होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि TA/2 बराबर TC/2, यानी साइक्लोट्रॉन
चार्ज को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड टीसी कहते हैं, और अप्लाइड वोल्टेज को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टीए कहते हैं, यानी अप्लाइड वोल्टेज टाइम पीरियड। तो जितने देर में चार्ज हाफ चक्कर लगाता है यानी TC/2, उतने देर में ये प्लस से माइनस होता है यानी TA/2। तो अगर TC/2 बराबर TA/2 होगा तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ते जाएगा और इस तरह से ये सर्किल का साइज भी बढ़ेगा, और लास्ट में जब पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो बहुत हाई स्पीड से निकलेगा। यहाँ पर प्लेट इसलिए लगाया था ताकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हाई स्पीड से निकले तो इस प्लेट से टकराकर बाहर की ओर निकल जाए। साइक्लोट्रॉन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है ये 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखिए, फिगर शोज द स्केमेटिक व्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर। ये जो 2 डी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, D1 और D2, ये दोनों सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार है। मेटल कंटेनर यानी किसी धातु का बना हुआ बर्तन है, D1 एंड D2, विच आर कॉल्ड डीज, जिसको हम एक साथ क्या कहेंगे, डीज। डीज आर कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर। ये दोनों डी को हमने किससे कनेक्ट किया है, ऑसिलेटर से। टू प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द होल सिस्टम इज इवैक्यूएटेड। ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर के हवा को निकाल दिया जाता है ताकि चार्ज पार्टिकल जब ऐसे मोशन करे तो वो एयर पार्टिकल से टकराए ना, ठीक है, उसके मोशन में कोई तरह का विरोध ना हो, अवरोध ना हो, इसीलिए उसको क्या करते हैं, इवैक्यूएटेड करते हैं यानी निर्वातित करते हैं। The positive charge particles or ions are released at the center P. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या आयन को हम सेंटर P पे रिलीज करते हैं। दे मूव इन सेमी सर्कुलर पाथ इन वन ऑफ द डीज। वह किसी एक डी में सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। एंड अराइव इन द गैप बिटवीन द डीज इन ए टाइम इंटरवल T/2। और वह दोनों डी के बीच में जो गैप है उसमें आधा टाइम पीरियड के बाद पहुंचता है, जहां की साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t। इसको साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड TC कह सकते हैं, और TC का जो उल्टा होगा वो FC होगा, FC बराबर 1/TC। QB/2πm, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। The frequency FA of the applied voltage is adjusted so that the polarity of the D's is reversed in the same time it takes the particle to complete 1/2 of the revolution। यानी अप्लाइड वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को इस तरह हम एडजस्ट करते हैं कि डी की पोलरिटी उतने ही देर में चेंज होती है जितने देर में चार्ज पार्टिकल अपना आधा चक्कर करता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल आधा चक्कर लगा के आएगा डी की पोलरिटी चेंज होगी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाए। दिस कंडीशन FA = FC इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। अंडर दिस कंडीशन, और अगर रेजोनेंस कंडीशन हो गया तो चार्ज पार्टिकल आर कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड, वो लगातार एक्सेलरेट होते चले जाएगा। एंड द रेडियस ऑफ देयर पाथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, और उसके पाथ का रेडियस बढ़ते चले जाएगा। फाइनली दे लीव द सिस्टम वाया एन एग्जिट स्लॉट, और वो एग्जिट स्लॉट बना हुआ होता है, वहां से वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है। इसका यूजेस देखिए। फर्स्ट यूज है, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विथ इनर्जेटिक पार्टिकल्स टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। साइक्लोट्रॉन का पहला यूज है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कराया जाता है, तो उसके लिए हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड, किसी सॉलिड सब्सटेंस में आयन को इम्प्लांट करने के लिए, एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। ठीक है, नया मटेरियल बनाने के लिए या किसी सॉलिड सब्सटेंस में आयन को इम्प्लांट यानी डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल होता है।
विच कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। बहुत तरह के कैंसर के इलाज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया साइक्लोट्रॉन। चलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखिए। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिए। साइक्लोट्रॉन हेडिंग डालिए, ये डायग्राम बनाइए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। ऑसिलेटर को हिंदी में दोलक कहते हैं। चार्ज पार्टिकल को आवेशित कण, एग्जिट पॉट को निर्गम झिर्री, इधर से बाहर निकलता है। चलिए यहाँ तक हो गया। साइक्लोट्रॉन का 3 यूज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास आ चुका है। थैंक यू।